जी लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिक टर्म्स वगैरह डिस्कस करना शुरू की थी और डिबेंचर तक हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी शेयर्स इशू करती है तो किन किन प्राइसेस पे इशू कर सकती है। तो तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। ठीक, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। पार वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू। ठीक है, जैसे आपने कहा था पाकिस्तान में शेयर की क्या पार वैल्यू होती है, 10 रुपीज, 10 रुपए। तो इशू ऑफ शेयर एट पार का मतलब ये है कि आप 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में बेचें। एट प्रीमियम का मतलब होता है कि अबव फेस वैल्यू बेचें। जैसे 10 रुपए वाला शेयर है ना, आप लोग इसको 15 का बेच दें, 12 का बेच दें, अगर फेस वैल्यू से महंगा करके बेचते हैं तो हम कहते हैं आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। तो फिर एट डिस्काउंट का क्या मतलब होगा, आपके प्राइसेस को कम करके बेचें। ठीक है, तो अगर आप लोग फर्ज करें 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए का बेच देते हैं तो हम लोग कहेंगे कि आप लोगों ने डिस्काउंट पे इशू किया। तो जो कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है वो पार वैल्यू पे यानी फेस वैल्यू पे भी हो सकता है, प्रीमियम यानी अबव फेस वैल्यू भी हो सकता है, और डिस्काउंट यानी बिलो फेस वैल्यू भी हो सकता है। अच्छा, अब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, यानी अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो होता ये है कि एप्लीकेशन के साथ आपको पैसे जमा कराना पड़ते हैं, यानी शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब अप्लाई करते हैं उस वक्त आप पैसे दे देते हैं। उसके बाद अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितनी एप्लीकेशन आ जाएं तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर कर दी जाती है, वरना लोगों के पैसे वापस कर दिए जाते हैं। मतलब इस तरह नहीं होता कि अभी मैं आपसे पैसे पकड़ूं और अभी आपको नए शेयर इशू कर दूं। तो इसलिए दो डिफरेंट रिकॉर्डिंग की एंट्रीज होती हैं। जब पैसे रिसीव करते हो उस वक्त अलग एंट्री, जब मैं आपको शेयर्स दूंगा उस वक्त एक अलग एंट्री होगी। लेकिन आईकैप ने आपके स्टडी टेक्स्ट में ना इनको कंबाइन करके एक नेट एंट्री पास की है, और चूंकि आईकैप ने कहा हुआ जो एंट्रीज बुक में दी गई हैं वैसे कराई जाएं, तो मैं उसी के तरीके से कराने लगा हूँ। अच्छा, अब जब आपकी कंपनी ने 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में इशू किया तो पैसे कितने मिले होंगे, 10 रुपए। तो आपका बैंक बैलेंस एसेट होता है ना, एसेट इंक्रीज हो तो आप क्या करते हैं, डेबिट। तो बैंक डेबिट हो जाएगा 10 रुपए से। अब वैसे तो आप लोगों को याद होगा सोल ट्रेडर में हम कैपिटल क्रेडिट कर देते थे ना, लेकिन कंपनी के अंदर इसके लिए हम शेयर कैपिटल का वर्ड यूज करते हैं। कैपिटल आपकी इक्विटी है, इक्विटी इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो ये इसकी एंट्री बन जाती है, बैंक डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, तो ये मैं आपको वो एंट्रीज करा रहा हूं जो आपके स्टडी टेक्स्ट में आईकैप ने बताई हुई हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कि इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। क्या आप लोगों ने प्रीमियम पे अगर शेयर इशू किए, जी बैंक बैलेंस कितने से इंक्रीज होगा, 15 से। तो बैंक डेबिटेड बाय 15। शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू फेस वैल्यू पे लिखा जाता है, इसलिए जब आप लोग शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे
तो वो क्रेडिट किया जाएगा 10 के साथ। ये जो 5 रुपए ओवर एंड अबव फेस वैल्यू मिले, जैसे 15 का आपने बेचा ना तो 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल गए, तो ये जो ओवर एंड अबव फेस वैल्यू मिलती है इसे हम शेयर प्रीमियम कहते हैं। तो शेयर प्रीमियम क्रेडिटेड बाय 5। शेयर प्रीमियम रिजर्व इक्विटी होता है, ठीक है। तो अगर कभी आपसे पूछे जाए शेयर प्रीमियम की नेचर क्या होती है, तो ये इक्विटी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट कि अगर आप लोग 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए में इशू करते हैं, मतलब डिस्काउंट पे इशू करते हैं जी, अब बैंक कितने से डेबिट होगा? 8 रुपये से। और शेयर कैपिटल ने कितने से क्रेडिट होना है? 10 से। ये जो 2 रुपए आपको कम मिले, इसे हम लोग इधर लिख लेते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ये जो शेयर प्रीमियम था, आपको मैंने कहा था ये रिजर्व होता है, इक्विटी का पार्ट होता है, और रिजर्व्स के अंदर ये कहलाता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है ऐसे रिजर्व जिनकी कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती हैं और बाय लॉ उनके कुछ यूजेस बताए गए होते हैं। आप हर जगह इसको अपनी मर्जी से यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे शेयर प्रीमियम का कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ इस्तेमाल बताए गए हैं कि इन जगहों पे आप इसको यूज कर सकते हो। मसलन उन्होंने आपको कहा है कि शेयर प्रीमियम में से आप बोनस शेयर दे सकते हो, वो क्या होता है अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसी तरह उसने कहा फ्यूचर में अगर कभी शेयर डिस्काउंट पे इशू किए तो वो डिस्काउंट इसमें से माइनस कर सकते हो, इसके अगेंस्ट यूज कर सकते हो। उसके बाद उसने कहा शेयर इशू करने की जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट आप इसमें से माइनस कर सकते हो। देखिए शेयर इशू जब करती है कंपनी, अगर आप लोगों ने लॉ पढ़ लिया तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एटलीस्ट एक उर्दू एक इंग्लिश अखबार में ऐड देना पड़ती है, ठीक है। वो एक ऐड ही कोई 1.5-2 लाख रुपए की आती है। तो उसके बाद आप लोगों को प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराना पड़ती है, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ती है, स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग फ़ी देना पड़ती है, ये लाखों में कॉस्ट आती है। तो कंपनीज एक्ट में उसने कहा हुआ है कि वो कॉस्ट भी आप इसके अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं ये जो प्रीमियम है ये आपका कैपिटल रिजर्व होता है, इसके कुछ स्पेसिफिक यूजेस बताए गए हैं, हर जगह इसको आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये थर्ड चीज़ आज मैंने डिस्कस की, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। यानी कल आपको मैंने शेयर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया कि कितनी तरह के होते हैं और फिर प्रेफरेंस शेयर आगे किस किस किस्म के हो सकते हैं, फिर डिबेंचर के बारे में बताया था। आज हमने इशू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ा है। Types of share capital. एक्चुअली कुछ टर्म्स यूज हो रही होती हैं, उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने लगा हूं। एक होती है जिसे हम कहते हैं ऑथोराइज्ड
कैपिटल, issued subscribed and paid up capital. ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल। दूसरा आपका ने कहा इश्यूड, सब्सक्राइब्ड या पेड अप कैपिटल। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने चूंकि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है। देखिए, आज अगर मैं अभी डिसाइड करूं ना कि आपकी क्लास पढ़ाने के बाद एज अ सोल ट्रेडर मैंने कोई बिजनेस शुरू कर लेना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी क्लास के बाद मैं जाऊं, जिस किस्म का बिजनेस शुरू कर रहा हूं उस हिसाब से जगह वगैरह लूं और काम शुरू कर दूं। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज इसके लिए नहीं होंगी कि जी आप ये पहले रिक्वायरमेंट पूरी करें, ये अप्रूवल लें, उसके बाद काम शुरू करें। इवन अगर आप और मैं भी डिसाइड करें आफ्टर क्लास हम पार्टनरशिप पे एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो क्लास के बाद अभी हम लोग जाएं, अपने बिजनेस की नेचर के हिसाब से जगह ढूंढें और काम शुरू कर दें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन क्या अगर अभी आप या मैं डिसाइड करें हम एक कंपनी बना लेते हैं तो आज ही बन जाएगी? नहीं, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। उसके लिए आपको आर्टिकल एसोसिएशन, मेमोरेंडम एसोसिएशन, अप्रूवल वगैरह सारा कुछ ये काम करना पड़ता है और ये टाइम कंज्यूमिंग काम भी होता है। तो जब आप लोगों के लीगल डॉक्यूमेंट्स जो बन रहे होते हैं उनके अंदर आपको ना मेंशन करना होता है कि मैक्सिमम ओवर द लाइफ ऑफ द कंपनी कितना कैपिटल रेज करेगी। ठीक है, मसलन आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट बनते हैं, मेमोरेंडम या आर्टिकल वगैरह, तो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें मेंशन करना पड़ता है कि मैक्सिमम ओवर द लाइफ मैं इतने शेयर इशू करूंगा। और फिर उसके बाद अगर आपकी अप्रूवल वगैरह हो जाती कंपनी की तो मैक्सिमम ओवर द लाइफ आप उतने ही शेयर इशू कर सकते हैं। और अगर उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आपको ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल कराना पड़ती है। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल आपने मेंशन की थी कि मैं मैक्सिमम इतने शेयर इशू करूंगा, उसे हम कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, मसलन फर्ज करें आज मैंने एक कंपनी बनाने का सोचा है, मैंने सोचा कि मैं 10 मिलियन शेयर इशू करूंगा ओवर द लाइफ। मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर लिख दिया, अप्रूवल वगैरह हो गई, SCCP के पास रजिस्टर्ड भी हो गया कि जी ये कंपनी मैक्सिमम 10 मिलियन शेयर इशू करेगी ओवर द लाइफ। तो वो जो 10 मिलियन शेयर इशू करके फंड रेज होना है वो क्या कहलाएगा? मेरा कौन सा कैपिटल है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये 10 मिलियन शेयर मैंने ओवर द लाइफ का है, ये तो नहीं कहा आज ही सारे इशू कर दूंगा। हो सकता भी मुझे इतने पैसों की जरूरत ही नहीं है, मैंने सिर्फ 2 लाख शेयर इशू किए हूं। तो जितने आप लोग शेयर इशू कर चुके हैं तो उतने शेयर्स का आपको पैसा भी मिल गया होगा। उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इशूड कैपिटल या सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। देखिए, जितने मैंने शेयर इशू किए होंगे उतना ही मुझे पैसा इकट्ठा हुआ होगा, उतना ही आप लोगों ने पैसा दिया होगा। तो ये इनमें फ़र्क आ जाता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो ओवर द लाइफ कंपनी जनरेट करेगी बाय इश्यूएंस ऑफ शेयर, जबकि इशूड, सब्सक्राइब्ड या पेड अप कैपिटल का मतलब है वो कैपिटल जो कंपनी आपकी अब तक इशू कर चुकी होती है। ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है। तो आमतौर पे हम लोग ना एबनॉर्मली हाई फिगर से कंपनी रजिस्टर कराते हैं कि जी मैं फ़र्ज़ करें 100 मिलियन शेयर इशू करूँगा। ठीक है, इस तरह कोई हैवी सी अमाउंट हम रखते हैं, क्योंकि अगर मैंने कहा जी 100 मिलियन करूँगा, इसका मतलब ये नहीं लाजमी करने ही पड़ेंगे, नहीं ज़रूरत पैसों की पड़ी ना करें। लेकिन अगर मैं ये लिख देता जी मैं 2 लाख करूँगा और कल को मुझे मज़ीद पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर हमारे लिए फ़ंड रेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल ये टर्म्स भी कई दफ़ा आपके पेपर में यूज़ होंगी
रिपोर्टिंग 2 में तो खास तौर पे हो जाया करेगी ऑथोराइज कैपिटल इतना था, पेड अप कैपिटल इतना था। अभी स्टेज के ऊपर ना आमतौर पे शेयर कैपिटल ही लिखा होगा। अगर साइलेंट है, खाली शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, तो वो आप लोगों का इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल ही होता है। नेक्स्ट, अच्छा जी लिखा लो। जी, अब सोल ट्रेडरशिप या पार्टनरशिप के अंदर जब प्रॉफिट होता था तो आप उसको क्या करते होते हैं? जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे आईटीए में, अगर प्रॉफिट निकलता था तो उसको क्या किया जाता था? कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया करते थे, और अगर कभी लॉस हो जाए तो कैपिटल में से माइनस। ठीक है, इसका मतलब सोल ट्रेडरशिप या पार्टनरशिप में प्रॉफिट को कैपिटल के अंदर ऐड या लेस कर दिया जाता है। कंपनीज में इस तरह नहीं होता। वहां पे तो ये होता था ना, सारा प्रॉफिट हमने कैपिटल में ऐड कर दिया, इन केस अगर ड्राइंग करके ओनर ने विड्रॉ भी कर लिया, कल को जरूरत पड़ेगी तो इंजेक्ट भी कर देगा। क्या सोल ट्रेडरशिप में रिस्ट्रिक्शन थी कि 50 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या 10 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जितनी इन्वेस्टमेंट चाहो कर लो। क्या कंपनी इस तरह अपनी मर्जी से जितनी चाहे रेस कर सकती है? नहीं, वो इस लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकती। इसलिए कंपनीज के अंदर क्या होता है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसकी कुछ अमाउंट ओनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है और कुछ अमाउंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाती है। तो इसमें से कुछ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओनर्स को और कुछ रह जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब 50 लाख प्रॉफिट हुआ, मैंने सोचा इसमें 10 लाख ओनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा,
शेयर होल्डर को प्रॉफिट का जो पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको क्या नाम देते थे? डिविडेंड। ठीक हो गया। तो ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ये इनफैक्ट आप लोगों का डिविडेंड हो गया। और वो पोर्शन जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया, ठीक है, यानी आपने ओनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अपने पास ही रख लिया, उसे कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स। सो प्रॉफिट का वो पोर्शन जो ओनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा वो डिविडेंड कहलाता है, और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाए वो रिटेन्ड अर्निंग्स कहलाती है। और रिटेन अर्निंग भी आपका पार्ट ऑफ इक्विटी होती है। ठीक है, रिटेन अर्निंग भी आपका एक रिजर्व होता है। अब हम जरा डिस्कस करते हैं अबाउट कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड की अमाउंट कैसे कंप्यूट या कैलकुलेट की जाती है। डिविडेंड ना दो तरीकों से आपको बताया जाता है, या तो परसेंटेज में दे दिया जाता है या फिर पर शेयर बता दिया जाता है। अब इसको एक एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेते हैं।
जी, अब आपने कहा ऑथोराइज कैपिटल है 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच, 10 मिलियन आ गया। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल है 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर रुपीज 10 ईच, 2 मिलियन आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 5 मिलियन। आपको कहा जा रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड इफ कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड नंबर 1 एट 10% और नंबर 2 एट ₹2 पर शेयर। ठीक है, यानी आपका ने कहा था ना डिविडेंड की फिगर परसेंटेज में भी दी जा सकती है और पर शेयर के हिसाब से भी दी जा सकती है। अब हम इसकी तरफ फिगर्स कंप्यूट करके देख लेते हैं। अब डिविडेंड जी, आपने कहा 10%, ये 10% किस चीज का होगा? हाँ जी, ये आप लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, ये परसेंटेज प्रॉफिट पे नहीं बेस करती। मतलब केस के ज़हन में होता प्रॉफिट का 10%, तो आपने कहा था प्रॉफिट का नहीं होता, ये एक्चुअली पार वैल्यू के ऊपर परसेंटेज लगना होती है। अच्छा, अब ये था ऑथोराइज कैपिटल, ये था इशूड कैपिटल, कौन से वाले पे लगनी चाहिए? इशूड पे। जिन लोगों ने पैसे आपको दिए हैं उन्हीं को डिविडेंड देना है ना। जो अभी तक शेयर ही नहीं इशू हुए, जिन्होंने आपको पैसे नहीं दिया, वो डिविडेंड किसको देंगे? तो इसलिए आप याद रखें, अगर ये दोनों दिए हो तो इशूड कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। तो आपने कहा 10%, तो इशूड कैपिटल की अमाउंट क्या थी? 2 मिलियन। तो आप लोग क्या करेंगे, 2 मिलियन का 10% लेंगे। ठीक है, कई दफ़ा आपका ने कहा स्टूडेंट जल्दी में प्रॉफिट पे परसेंटेज लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा। ये हमेशा परसेंटेज कैपिटल की फिगर पे अप्लाई होती है, और वो भी कौन से वाला कैपिटल? जो इशूड एंड सब्सक्राइब्ड होता है। जी, अब इधर मैंने कहा था ₹2 पर शेयर, ₹2 पर शेयर के हिसाब से दे दो। तो कितने शेयर आप लोग इशू कर चुके हो? 2 लाख। तो इस सूरत में जब कैलकुलेशन होगी तो आप कहेंगे 2 लाख हमने शेयर इशू किए हुए और एक शेयर पे ₹2 देने हैं, तो 4 लाख। देखिए, ये कंपनी जब डिक्लेयर कर रही होती है तो डायरेक्टर ने प्रपोज करना होता है ना, तो उन्होंने हालात देख के किया होगा। मे बी इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन पहले इतने रिजर्व पड़े हैं कि आप समझते दे देना चाहिए, तो पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, कंपनी के अंदर आपको भी जैसे मैंने बताया डिविडेंड जो है उसको प्रपोज कौन करता है? डायरेक्टर्स। ठीक है, मसलन फर्ज करें मैं डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हूँ, आप लोग शेयर होल्डर हैं, कंपनी को 50 लाख प्रॉफिट हुआ, तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों को ना 10 लाख डिविडेंड देना चाहिए। तो ये एक प्रपोजल होगी मेरी तरफ से कि यार आप लोगों को 10 लाख डिविडेंड दिया जाएगा, बट इसकी अप्रूवल आप लोगों ने खुद करनी है मीटिंग के अंदर कि क्या आप लोगों ने 10 लाख लेना है कि नहीं लेना।
शेयर होल्डर के पास दो राइट होते हैं, या तो जितना मैंने डिविडेंड का है वो ले लो, या उसको कम कर लो, ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब देखिए ना, डायरेक्टर ने कंपनी के हालात देख के डिसाइड किया होगा ना, 10 लाख इस दफा डिविडेंड दे देते हैं, बाकी नहीं हम प्रॉफिट देते, बाकी रिटेन कर लेते हैं। तो अदरवाइज अगर शेयर होल्डर को कहा जाए ना आप बताएं कितना लेना है, तो उनकी तो कोशिश यही होगी सारे पैसे भी मिल जाएं। ठीक है, तो इसलिए लॉ के अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि डायरेक्टर ने जितना डिविडेंड का या उसको एक्सेप्ट कर लो या उसको कम कर लो, बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए आमतौर पे देखने में यही आता है, जितना डायरेक्टर कहता है वो सारे ही ले लेते हैं। मतलब देखिए ना, आपको मैं कहूँ 10 लाख लेना है कि कम, तो आपका आंसर क्या होगा कि 10 लाख ही दे दें। तो इसलिए आमतौर पे देखने में यही आता है, जितना डायरेक्टर कहते हैं वही अप्रूव हो जाता है। तो ये आप लोगों ने ना याद रखना है कि डिविडेंड की जब कैलकुलेशन करनी पड़ा करेगी, तो या वो परसेंटेज में दिया होगा या वो पर शेयर दिया होगा। तो अगर परसेंटेज है तो भी कैपिटल की फिगर पे यानी अमाउंट पे लगाना है, और अगर पर शेयर है तो फिर नंबर ऑफ शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अच्छा, डिविडेंड जो होता है ना, ये आगे आप जब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ डिफरेंट टॉपिक्स के, तो वहाँ पे वर्ड यूज होगा इंटरिम डिविडेंड, कभी वर्ड यूज होगा फाइनल डिविडेंड। कंपनीज के लिए क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी होता है। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने बाद बनाना होती है। अब फर्ज करें पहले 3 महीने की फाइनेंशियल बनी, प्रॉफिट निकला है 50 लाख। बीइंग अ डायरेक्टर मैंने उस फिगर को देखते हुए सोचा यार आप लोगों को 10 लाख डिविडेंड दिया जाए। अब ये मैं ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड अनाउंस कर रहा हूँ, अभी साल खत्म तो नहीं हुआ, तो इसे कहा जाता है इंटरिम डिविडेंड। इसी तरह मजीद 3 महीने बाद फाइनेंशियल बनी, मैंने देखा कि यार मजीद प्रॉफिट हुआ है, मैंने कहा यार 2 लाख और डिविडेंड दूंगा, ये भी क्या कहलाएगा, इंटरिम। उसके अगले 3 महीने बाद दोबारा बनी, प्रॉफिट हुआ, मैंने कहा यार 2 लाख रुपए और डिविडेंड दूंगा, ये भी क्या कहलाएगा, इंटरिम। अब जब मजीद 3 महीने गुजरेंगे फिर तो साल पूरा हो जाएगा। अब उस पूरे साल के प्रॉफिट को देखते हुए मैंने सोचा यार फर्दर कुछ डिविडेंड दिया जाए। अब ये जो मैं डिविडेंड अनाउंस करूंगा ये कहलाता है फाइनल डिविडेंड। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड भी हो सकता है और फाइनल डिविडेंड का वर्ड भी यूज होता है। बाकी कब कौन सा रिकॉर्ड करना है वो फिर आगे जाके जब टॉपिक्स में पढ़ेंगे तो समझ आएगी। तो अभी से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर जो डिविडेंड अनाउंस किए जाते हैं, और फाइनल का मतलब होता है बाय द एंड ऑफ ईयर, पूरे साल का रिजल्ट देखते हुए जो अनाउंस किया जाता है। कौन सा है? एक्चुअली पाकिस्तान में एक ही होती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में 1984 के अंदर कहा गया था कि एप्लीकेशन के साथ पूरे पैसे देने पड़ते हैं। 84 से पहले डिफरेंट हो सकते थे। राइट इशू, राइट इशू का मतलब ये होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देना कि यार मैंने मजीद शेयर इशू करने हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग खरीद लो। ठीक है, ये जो प्रेफरेंस दी जाती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को
कि अब मैं मज़ीद शेयर इशू करने जा रहा हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ख़रीद लें, दैट इज़ राइट इशू। अब अगर कोई इंटरेस्टेड है और वो ख़रीदता है तो पैसे भी तो देगा, ठीक है। तो राइट इशू का मतलब ये होता है अपने पुराने शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रेफरेंस देना, प्रायोरिटी देना कि अब हम मज़ीद शेयर इशू करने जा रहे हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ख़रीद लो, अदरवाइज जनरल पब्लिक को तो हम इशू कर ही देंगे। तो ये जो प्रेफरेंस दी जाती है दैट इज़ राइट इशू। अच्छा, आम तौर पे अट्रैक्शन रखने के लिए कि लोग ख़रीद ही लें, हम लोग ना मार्केट से कम प्राइस पे ऑफ़र करते होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने वर्ड यूज़ किया आम तौर पे, हमेशा नहीं होता, आम तौर पे होता है। मतलब मार्केट में शेयर बिक रहा है 50 रुपये का, आप तमाम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, आप लोगों को मैंने कहा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो चलें आप ये 50 वाला शेयर में 40-40 के हिसाब से ख़रीद लें, नहीं तो फिर मैं 50 का बेच ही दूंगा। अच्छा, कई स्टूडेंट के जहन में ना ये पॉइंट आ जाता है कंपनी क्यों अपना नुकसान करे, तो ये हम नुकसान नहीं कर रहे होते, ये आगे जाके आप इंशाल्लाह फाइनेंस के जब चैप्टर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अकाउंटेंट ही डायरेक्टर को कंप्यूट करके बता रहा होता है कि जी इतनी कम प्राइस करके बेचो तो ये आपके फ़ायदे में रह जाएगा, और इससे ज़्यादा करोगे तो फिर आपका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। अब होता क्या है, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था शेयर इशू करने की कॉस्ट आती है और वो लाखों में कॉस्ट पड़ती है। अब फर्ज करें 50 का मेरा शेयर मार्केट में बिक सकता है, लेकिन मुझे अखबारों में ऐड भी देनी है, ठीक है, मुझे प्रोस्पेक्टस भी प्रिंट करानी है, स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग फ़ी भी देनी है, अंडरराइटर्स कमीशन भी देना है। अज्यूम करता हूँ ये टोटल खर्चा मेरा 15 लाख बन रहा है और मैंने सिर्फ लाख शेयर इशू करने। अगर 15 लाख खर्चा लाख शेयर का बना तो एक का कितना बन गया, यानी 15 लाख रुपए का मेरा खर्चा आ रहा है और सिर्फ लाख शेयर इशू हो रहे हैं, तो 15 रुपए का खर्चा आ गया। अगर 50 का शेयर बिका और 15 का मेरा खर्चा ही आ गया, मुझे क्या बचा, 35। लेकिन अगर हमने राइट शेयर इशू करने हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के एड्रेसेस वगैरह सारे हमारे पास होते हैं, हम उनको लेटर सेंड कर देते हैं और जो भी एक नॉमिनल फ़ी वगैरह होगी SCCP वगैरह की जो भी, वो थोड़ी बहुत हम बेयर कर लेते हैं, तो इसमें हमारा वो ख़र्चा बच जाता है। मतलब वो जो 15 रुपये ख़र्चा आना था शायद वो मेरा 1 या 2 रुपये आए, तो अगर मैं आप लोगों को 40 का शेयर दे दूं और 2 रुपये का ख़र्चा हो गया तब भी 38 रुपये तो मुझे बच जाएंगे, वैसे 35 मिलने थे। तो इसलिए ना ये हम कंप्यूटेशन करके डिसाइड करते हैं कि कितनी प्राइस कम करके देना है, तो कंपनी का नुकसान नहीं हो रहा होता, हो उसमें भी फ़ायदा ही रहा होता है। और शेयर होल्डर के लिए अट्रैक्शन क्या होती है, यार 50 वाली चीज़ 40 की मिल रही, चलो ख़रीद लो। तो यहाँ पर आप लोग शेयर जब इशू करेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को तो उनसे पैसे लेते हैं, तो अगर इसकी हम एंट्री पास करें तो बैंक आपका बढ़ेगा ना। जैसे मैंने कहा 40 रुपये का शेयर इशू कर दिया मैंने उनको 50 वाला, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा 40 रुपये में। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे आता है, यानी 10 वाला शेयर मार्केट में 50 का बिक रहा था और मैंने आपको 40 का दे दिया, तो शेयर कैपिटल हमेशा अपनी पार वैल्यू पे आता है। और इससे ओवर एंड अबव जो अमाउंट मिले उसे आप क्या नाम देते थे, शेयर प्रीमियम। नेक्स्ट है बोनस इशू। बोनस इशू में ये होता है जब कंपनी के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाते हैं और कंपनी समझते हैं हमें इतने ज़्यादा रिजर्व्स की अब ज़रूरत नहीं रह गई, तो हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स के लिए क्या करना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पुराने शेयर होल्डर्स में शेयर बांट दिए जाते हैं। मतलब आप तमाम लोग मेरे शेयर होल्डर हैं, रिजर्व क्रिएट हो के फ़र्ज करें 50 मिलियन हो चुके हैं, मैंने सोचा कि यार अब इसको कुछ यूटिलाइज कर लिया जाए, इसको रिड्यूस किया जाए, इसको कैपिटलाइज किया जाए। तो मैंने क्या किया, 2 मिलियन के शेयर्स
फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों में बांट दिए कि ये एज अ बोनस रखें। ठीक है, तो बोनस इशू में जो हमारी इंटेंशन होती है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स होती है। तो इसमें रिजर्व को यूटिलाइज करके किया जाता है और उतनी अमाउंट के फ्री में शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो जब रिजर्व आपका ने कहा था इक्विटी होती है, आप उसको यूटिलाइज करेंगे तो उसमें कमी आएगी। इक्विटी कम हो तो क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, अब मैंने ना इधर रिजर्व्स का वर्ड लिखा है, वो शेयर प्रीमियम भी हो सकता है, वो रिटेन्ड अर्निंग भी हो सकती है। और जब शेयर इशू करूंगा तो फिर तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा ना, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट। सो रिजर्व्स डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। Then scrip dividend. डिविडेंड तो आपको होता है ना, प्रॉफिट का वो पोर्शन जो हम ओनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्ज करें मैंने सोचा कि आप सब लोगों को 60 लाख रुपया डिविडेंड के तौर पे दिया जाए, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है इस वक्त, कैश नहीं पड़ा हुआ। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट अमाउंट के शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे दूंगा। मतलब मैंने आप लोगों को 60 लाख का डिविडेंड देना है, तो मेरे पास कैश नहीं है, तो मैं 60 लाख मालियत के शेयर आप लोगों में बांट दूं कि ये एज अ डिविडेंड आप लोग रख लो। तो ये भी फ्री में शेयर दिए गए हैं, ये भी फ्री में दिए गए थे, लेकिन इधर मकसद क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। इधर इंटेंशन क्या होती है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो अब यहां पे एंट्री हम लोग कर दिया करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, डेबिट, और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। Difference between provisions and reserves. कि प्रोविजन में और रिजर्व्स में क्या फर्क है। अच्छा, एक तो इनमें जो फर्क होता है ना, वो होता है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन का फर्क का मतलब, ये जो प्रोविजन होती है ना, ये लायबिलिटी ट्रीट होती है, और जो रिजर्व होता है ये पार्ट ऑफ इक्विटी होता है। और दूसरा, जब आप इसको क्रिएट कर रहे होते हैं तो लायबिलिटी तो क्रेडिट हो रही होगी ना, तो कोई चीज डेबिट भी तो हो रही होगी। इसी तरह इक्विटी है, रिजर्व क्रेडिट हो रहा होगा, तो कोई चीज़ डेबिट भी तो हो रही होगी। तो जब इसको क्रिएट किया जाता है तो ये जो प्रोविजन होती है ये साथ एक्सपेंस में रिकग्नाइज हो रही होती है। और इसका जो दूसरा फैक्ट आ रहा होता है उसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स।
ठीक है, जब प्रोविजन क्रिएट की जाती है तो इसको एक तो एक्सपेंस शो कराते हैं और साथ लाइबिलिटी बुक कर देते हैं, और जब रिजर्व क्रिएट किया जाता है तो इसको इक्विटी में से माइनस किया जाता है, सॉरी ये प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के तौर पे, और इक्विटी के तौर पे इसको अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। ये क्या चीज़ है, ये इंशाल्लाह जब चेंजेस इन इक्विटी वगैरह हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में इनकी एप्लीकेशन आना शुरू हो जाएगी। तो ये इसकी कुछ बेसिक टर्म्स थी जो कंपनीज के अंदर इस्तेमाल हुआ करती हैं, जिनको मैंने एक्सप्लेन किए, ताकि अब ऑनवर्ड हर टॉपिक के अंदर इनमें से कोई ना कोई टर्म यूज़ हुआ करेगी तो मतलब आपको इनका पता हो कि ये चीज़ें हैं क्या। बाकी कल से इंशाल्लाह हम लोग अपना प्रॉपर जो फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन से आपको मैंने कहा था इसका इंशाल्लाह हम स्टार्ट लेंगे। थैंक यू।